3,86,00,000 ये अंक है 23 साल में ऐसे विद्यार्थियों का जो किसी भर्ती की परीक्षा में, किसी इम्तिहान में मुकम्मल ढंग से नहीं बैठ पाए क्योंकि सरकारें निकम्मी थीं। 23 साल का रिपोर्ट कार्ड आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तफसील से, विस्तार से हमारे रिपोर्टर्स ने पड़ताल की है इन 23 सालों में ऐसे इम्तिहानों की जिसमें 1 लाख से कम प्रभावित हुए हैं। छोटे भर्ती परीक्षाएं तो हमने हटा दी हैं। ये भी आपको बताएंगे कि किस पार्टी की सरकारों में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितनी गड़बड़ियां हुई, कितनी भाजपा सरकारें, कितनी कांग्रेस सरकारें, कितनी अन्य सरकारें। ये भी बताएंगे कि आपको कि किन मामलों में आरोपियों को सज़ा मिली और अब वो कहाँ मुस्कुराते हुए जमानत पर घूम रहे हैं, जबकि ये नंबर बहुत कम है। असल में ज़्यादातर मामले अटके हैं। कुल मिलाकर आज अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे ताकि सरकार बहादुर और वो सारे लोग जो इस सिस्टम को कोस रहे हैं जब आपके सामने आए तो आप उनसे सवाल पूछ सकें, क्योंकि हम आज यही करने जा रहे हैं। जब स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उन्हें 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हम लोगों को भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए गए ये सब्जेक्ट, एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोकतंत्र के लिहाज से बड़े ज़रूरी विषय हैं। ये बात करते हैं जवाबदेही की, नैतिकता की। बताते हैं जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। लोकतंत्र असल में क्या है? माने सरकार है जो लोगों के लिए होती है। नाम दे दिया गया सिस्टम का, लोगों के लिए। चलाने वाले कौन? जिन्हें हम और आप संविधान की शपथ लेते हुए देखते हैं, ताकि जनता के प्रति, सत्यनिष्ठा के प्रति उनकी जवाबदेही रहे। आज उनकी सत्यनिष्ठा जांचेंगे, क्योंकि जब यही लोग और ये लोग जिनके हुक्मरान हैं, यानी हम और आप, जब हमारे और आपके घरों के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें ये जवाबदेही नहीं मिलती है जिसके बारे में उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है। पेपर लीक होता है, रिजल्ट रुकता है, एग्जाम रद्द होता है, रीटेस्ट का इंतजार होता है, बरसों की मेहनत दांव पर लगती है और फिर सिस्टम कहता है अगर हल्ला मचा बहुत कि जांच होगी। राजधानी दिल्ली की एक बिल्डिंग में आग लगती है, विदेशी नागरिक समेत 21 लोगों की मौत हो जाती है। दिल्ली के गृह मंत्री और भाजपा नेता जाकर कहते हैं जांच होगी, एक्शन होगा। सवाल पूछा जाता है कि क्यों आप दुर्घटनाओं का और हादसों का इंतजार करते हैं अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने के लिए। सीबीएसई के पैनल ने ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम पर 1 साल तक रुकने के लिए कहा था, तो बोर्ड ने क्यों बात नहीं मानी? और अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब मिलता है जांच होगी, कमेटी बनेगी, रिपोर्ट आएगी, ताकि हाल फिलहाल के लिए हम और आप तसल्ली का लिहाफ ओढ़कर सो जाए। पर यह कोई आज की बात नहीं है, बरसों बरस से यही हाल है। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे हुए। 23 साल, 45 बड़े पेपर लीक, करीब 4.25 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ और कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि सिर्फ 2 मामलों में और पर्याप्त लूप होल्स के साथ। हमारे 2 सीनियर रिपोर्टर हैं, श्यामलाल यादव और जय मजूमदार। उन्होंने 2002 से, यानी जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और 2025 यानी जब नरेंद्र मोदी सरकार अपने 13-14 बरस पूरे कर चुकी है, इसके बीच देश भर के 45 बड़े पेपर लीक मामलों की जांच की। बीच में 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार, राज्यों में अलग अलग दलों की, पार्टियों की सरकारें। ये ऐसे मामले हैं 45 जिनमें हर परीक्षा में कम से कम 1 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। नौकरी वाले एग्जाम, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं भी इस जांच में शामिल थी। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कन्विक्शन वाले 2 मामलों से इतर बाकी के मामले या तो अदालत में लटके हैं, या जांच में ढीले पड़ गए, या फिर क्लोजर रिपोर्ट और एक्यूज्ड नॉट ट्रेसेबल यानी सरकारी फाइलों में खो गए। पूरी कहानी के लिए आंकड़ों को समझना होगा। तसल्ली से सुनिए ताकि जब आपके सामने सफाइयां पेश की जाएं तो आप भांप सकें कि सत्य क्या है। कुल गिरफ्तारियां हुई अब तक 1658, 925 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट हुई, 18 लोगों का कन्विक्शन हुआ, 32 बरी हुए, 43 अभी भी न्यायिक हिरासत में है। ये तो लोगों का नंबर हो गया, पर यह सिर्फ इन आंकड़ों की कहानी नहीं। सबसे बड़ा आंकड़ा 3,86,00,000 से ज्यादा उम्मीदवार जो इन 45 एग्जाम से जुड़े थे। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को मेडिकल कॉलेज में सीट, और किसी को बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर आगे बढ़ना था, लेकिन गड़बड़ियों की वजह से उनकी जिंदगी अटकी। कई परीक्षाओं में रीटेस्ट कराने में औसतन 183 दिन लगे, यानी करीब 6 महीने। कुछ मामलों में उम्मीदवारों को 4 बरस तक इंतजार करना पड़ा, 4 साल, यानी कोई उम्मीदवार 24 की उम्र में परीक्षा दे और न्याय 28 साल की उम्र में भी ना मिले, और कई युवाओं की तो उम्र ही निकल गई।
सबसे पहले इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बड़े खुलासे समझिए। 45 बड़े लीक में 27 नौकरी वाले एग्जाम, 23 मामले ऐसे जो केंद्र या राज्यों में बीजेपी शासित सरकार के दौरान, 14 कांग्रेस शासित सरकारों के दौरान और बाकी अन्य पार्टियों के शासन में। यानी ये किसी एक पार्टी, किसी एक राज्य या एक सरकार की कहानी नहीं है, पूरे सिस्टम की बीमारी है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकारें और अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों के अलग दलों की सरकारें और पेपर लीक समान। राज्यों की बात करें तो यूपी सबसे ऊपर है, 11 बड़े मामले सामने आए, राजस्थान में 7, गुजरात में 3। अब आगे की बात कुल 3 हिस्सों में करेंगे। पहला, कौन से बड़े पेपर लीक हुए, उनका स्टेटस क्या है। दूसरा, आरोपी कैसे बचते रहे, कौन से कानूनी लूप होल्स उनके काम आए और लीक कराने वालों ने कौन से नए तरीके ईजाद किए। और तीसरा, जिन अधिकारियों पर सब कुछ सही से कराने की जिम्मेदारी थी उनका क्या हुआ। सबसे पहले बात उन 2 मामलों की जिनके जरिए सिस्टम अपनी पीठ थपथपाने की मनुहार कर सकता है, यानी कन्विक्शन वाले 2 मामले। दोनों ही रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़े हैं। पहला 2002 का है। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा थी, पद था प्रोबेशनरी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आए। परीक्षा 18 अगस्त 2002 को होनी थी। पेपर लीक होने की वजह से एक दिन पहले इसे रद्द कर दिया गया। जांच हुई तो पता चला कि लीक के तार गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा और आनंद में तैनात रेलवे अधिकारियों से जुड़े हैं। 21 जुलाई 2025 को अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने 7 रेल अधिकारियों और 1 आरपीएफ कांस्टेबल को दोषी ठहराया। सभी को 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना हुआ। लेकिन अब ये सब जमानत पर हैं और अपील गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है। दूसरा मामला 2010 का है। रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई की परीक्षा असिस्टेंट लोको पायलट और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए 5 लाख उम्मीदवार आए। 6 और 13 जून 2010 को एग्जाम होना था। पेपर लीक, परीक्षा रद्द। नई परीक्षा जुलाई 2011 में हुई, यानी उम्मीदवारों को लगभग 1 बरस का और इंतजार करना पड़ा। इस मामले में 30 जनवरी 2024 को हैदराबाद की सीबीआई कोर्ट ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई के पूर्व चेयरमैन सत्येंद्र मोहन शर्मा, उनके बेटे और 8 अन्य लोगों को 5 साल की सजा, कुल जुर्माना 7,87,000। लेकिन शर्मा को 2 फरवरी 2024 को तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई। कुल जमा जिन 2 मामलों में कन्विक्शन हुआ वो भी अधूरे रह गए। एक मामला 2002 का था, फैसला 2025 में आया, यानी 23 साल बाद। दूसरा मामला 2010 का था, फैसला 2024 में आया, यानी 14 साल बाद। और दोनों में सजा के बाद अपील और जमानत का रास्ता खुला रहा। और अगर जवाबदेही का ये स्तर है तो अब इम्यूनिटी इंडेक्स देखते हैं बचने का, कि सिस्टम को फर्क क्यों नहीं पड़ता है। 2006 में रेलवे ग्रुप डी मामला सामने आया। एग्जाम में करीब 16 लाख परीक्षार्थी बैठे। फरवरी 2006 में इसे रद्द किया गया, जुलाई में फिर कराया गया। इस मामले में 2012 से 2026 के बीच 142 सुनवाइयां हुई और मामला अभी भी गवाही के चरण में है। और इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2 आरोपी अब उत्तर प्रदेश में माननीय विधायक हैं। एक हैं बेदी राम, एसबी-एसपी यानी सुभाषपा के विधायक, सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए गाजीपुर की जखनिया सीट से। दूसरे विपुल दुबे, सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक निषाद पार्टी के भदोई की ज्ञानपुर सीट से। बेदी राम पर 9 आपराधिक मामले, जिसमें 5 रेलवे भर्ती पेपर लीक से जुड़े हैं, 2 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षाओं से और 1 पुलिस भर्ती परीक्षा से। और दूसरे विधायक विपुल दुबे पर भी 2006 के केस में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। 11 जुलाई 2024 को लखनऊ की अदालत ने इन दोनों विधायकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। 26 जुलाई 2024 को आरोप तय हुए। मामला अब भी लंबित है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने बात की तो बेदी राम ने कहा सारे मामले पुराने और झूठे हैं, और विपुल दुबे बोले मामला मनगढ़ंत है। यहां सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है। सवाल है कि जिन लोगों पर पेपर लीक जैसे मामलों में गंभीर आरोप हैं, वो जनता के प्रतिनिधि कैसे बन जाते हैं, विधानसभा तक कैसे पहुंच जाते हैं। दिलचस्प बात, बेदीराम की पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और विपुल की पार्टी के मुखिया संजय निषाद दोनों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं। अब 2015 के इम्तिहान पर चलते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स का मामला, तारीख 29 मार्च 2015, 2.5 लाख उम्मीदवार। इल्जाम, लखनऊ के एक एग्जाम सेंटर पर 3 आरोपियों ने सील पैकेट समय से पहले खोला। परीक्षा शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले पेपर की तस्वीरें खींची। उस समय यूपी में अखिलेश यादव की सरकार। विपक्ष ने यूपीपीएससी की भर्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राज्य सरकार ने इन आरोपों से तब इनकार किया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ति रद्द कर दी। जांच सीबीआई को दी गई, लेकिन 11 साल बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है। परीक्षा 2 महीने बाद फिर कराई गई। उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 2 महीने का इंतजार नहीं था, भरोसे की हार थी। 2003 का कैट का मामला है, जिसमें पहली बार आईआईएम का एंट्रेंस जो है उसका रीटेस्ट करवाया गया था
और बहुत बवाल हुआ था उसमें। उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आईआईएम्स के बीच में शुंगलू कमेटी एक बनी थी, बहुत उसके बाद रिफॉर्म हुए थे। 2003 का वो मामला है। वहाँ से लेकर के फिर 2024 का नीट यूजी का मामला है, यूजीसी नेट का मामला है। इस तरह से इसके बीच में बहुत सारे मामले हैं जो रिक्रूटमेंट के हैं और साथ साथ जो एडमिशन्स के हैं। नीट टाइप बोर्ड के भी कुछ मामले हैं, 10वीं 12वीं के भी पेपर लीक के। तो इस तरह से कुछ कुल 45 मामले बनते हैं। हाल के मामलों में एक बड़ा उदाहरण है नीट यूजी 2024। पटना और हजारीबाग से पेपर लीक के तार जुड़े। सीबीआई ने करीब 46 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामला पटना के विशेष सीबीआई कोर्ट में लंबित है। इस परीक्षा से करीब 23.5 लाख उम्मीदवार जुड़े थे। बाद में इनका रीटेस्ट हुआ। पर सवाल बुनियादी ये कि ये सारे केसेस अटकते क्यों हैं? बरसों तक गवाही पूरी क्यों नहीं हो पाती? जांच एजेंसियां क्लोजर रिपोर्ट क्यों लगाती हैं? आरोपी जमानत पर कैसे बाहर आ जाते हैं? और फैसला आने में 15 से 20 साल क्यों लग जाते हैं? क्योंकि जमानत सबको तो मिलती नहीं। यहीं पर श्यामलाल यादव और जय मजूमदार की रिपोर्ट एक कानूनी लूपहोल पर ध्यान दिलाती है। ज्यादातर पेपर लीक केस आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 467, 468 फर्जीवाड़ा और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत दर्ज हुए, जिसमें आराम से जमानत मिल जाती है। कुछ राज्यों ने बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को लगाया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुकदमा बने। यूपी सरकार ने कभी कभार गैंगस्टर एक्ट लगाकर प्रॉपर्टी भी जब्त की। और कर्नाटक में 2016 के केमिस्ट्री पेपर लीक में 19 लोगों पर केसीओसीए यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट भी लगाया गया कर्नाटक का। पर कमजोर जांच का आलम देखिए। मई 2024 में बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने सभी 19 आरोपियों को बरी कर दिया। और यही पेपर लीक की एक बड़ी समस्या भी है। सिर्फ कानून कड़ा कर देने से काम नहीं चलता है। अभी पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने और केंद्र ने भी बहुत सख्त कानून बनाए, लेकिन उसके पहले ये मामले जो दर्ज होते थे वो 420 में दर्ज होते थे, 120 बी में दर्ज होते थे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चोरी के मामले दर्ज होते थे, तो उनमें बहुत ज़्यादा सज़ा का प्रावधान नहीं था। और दूसरा, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर 3 महीने तक आप चार्जशीट नहीं फाइल करते तो फिर जिसको आपने गिरफ्तार कर रखा है उसको जमानत दे दी जाएगी। तो इस तरह से वो जो एक भारतीय न्याय व्यवस्था का एक तारीख पर तारीख वाला मुहावरा है वो चलता जाता था। अब इसमें जैसे एक मामला पटना का है 2003 का, हमने देखा उसमें 300 से ज़्यादा लिस्टिंग हो चुकी हैं अब तक। तो सुनवाई और लिस्टिंग होती रहती है लेकिन फैसला नहीं हो पाता। फिर इनमें कई केसेस हैं जिनमें विटनेसेज इतने ज़्यादा होते हैं। जैसे हिमाचल का एक केस मैंने देखा, उसमें पता चला कि 400 से ज़्यादा विटनेसेज हैं। एक मामला पटना का देखा, उसमें 500 से ज़्यादा विटनेसेज हैं। अब उनको कोर्ट में आ करके उनका बयान लेना, आप समझिए कितने वर्षों का काम है। तो इसलिए वो डिले होते जाते हैं, इसीलिए कन्विक्शन समय पर नहीं हो पाता। जो ये रिपोर्ट कहती है कि 45 में से सिर्फ 2 मामलों में कन्विक्शन हुए। कानून भले ही पुराने ढर्रे पर चल रहा हो, लेकिन लीक माफिया का इनोवेशन रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मसलन ये उदाहरण देखिए, 2002 का आरआरबी लीक। इसमें रेलवे के अंदर बैठे अधिकारियों ने ऑफिशियल फैक्स का इस्तेमाल करके पेपर को बाहर भेजा। 2013 आते आते तस्वीर बदल गई। एसएससी से जुड़े मामलों में दिल्ली, हरियाणा और यूपी में पेपर स्कैन होकर मैसेजिंग ऐप्स पर आने लगे। ब्लूटूथ के सहारे तकनीक का इस्तेमाल होने लगा। परीक्षा हॉल के बाहर बैठा व्यक्ति अंदर बैठे उम्मीदवार को जवाब बता सकता था। 2024 के यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर में इनोवेशन एक स्टेप आगे बढ़ा। पेपर ले जा रहे टीसीआई ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रकों को रोका गया। माफिया ने जुगाड़ लगाया कि ट्रक के आगे की सील बिल्कुल सलामत रहे और उन्होंने पीछे से या नीचे से बक्से खोलकर पेपर निकाल लिए। सील सलामत रहनी चाहिए, सरकार का इकबाल प्रकट तौर पर बुलंद रहना चाहिए। और सबसे नया तरीका 2024 में सामने आया जब कंप्यूटर सिस्टम में टीम व्यूअर जैसा रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ। परीक्षार्थी सेंटर में सिर्फ माउस पकड़े बैठा रहा और मीलों दूर बैठा सॉल्वर रियल टाइम में उसकी स्क्रीन कंट्रोल करके पेपर सॉल्व करता रहा। एक अधिकारी ने हमें बताया कि प्रिंटिंग प्रेस और बाहर से ली गई लॉजिस्टिक सेवाएं भी बड़ी कमज़ोर कड़ियां हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ हमें पहले से पता है तो हर एग्जाम से पहले ये लूप होल्स ठीक क्यों नहीं किए जाते। अब बात करते हैं रिपोर्ट के तीसरे हिस्से की, यानी अदालतों की भूमिका और अधिकारियों के स्टेटस की। जब भी कोर्ट की फटकार लगती है तो उम्मीद जगती है कि अब बड़े अधिकारियों पर गाज गिरेगी और कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है। मई 2026 में
2024 यूजीसी नेट केस में दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि जब आपके पास लीक के सबूत मौजूद हैं तो आप क्लोजर रिपोर्ट कैसे फाइल कर सकते हैं। इसी तरह 28 अगस्त 2025 को राजस्थान के हाई कोर्ट ने 2021 के सब इंस्पेक्टर भर्ती लीक मामले में, तब अशोक गहलोत की सरकार थी, ऐतिहासिक फैसला दिया। जस्टिस समीर जैन ने साफ कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर ही भ्रष्टाचार है। लेकिन इन सख्त टिप्पणियों के बाद अधिकारियों का स्टेटस क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक 45 बड़े मामलों में सिर्फ गिने चुने अधिकारियों को हटाया गया और जिन्हें हटाया गया उनका कमबैक देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूं। 2024 यूजीसी नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाया गया। छात्रों को लगा इंसाफ हुआ, पर सत्य क्या है? उन्हें स्टील मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया और बाद में छत्तीसगढ़ के मूल काडर में उन्हें वापस भेज दिया गया, जहां वो अहम जिम्मेदारी संभाल रहे। 2024 का यूपीपीएससी आरओ एग्जाम कंट्रोलर अजय तिवारी को हटाया गया। जुलाई 2024 में 16 आरोपियों पर चार्जशीट हुई, लेकिन 12 आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ गए। 2024 का ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का इम्तिहान, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन रेणुका मिश्रा, डीजीपी रैंक की आईपीएस को हटाया गया, कुछ दिन वेटिंग में रखा गया और आज वो यूपी के डीजीपी ऑफिस में ही अटैच है। 2023 का बिहार पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान, रिटायर्ड डीजी संजीव सिंघल, जिन्होंने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड को हेड किया था, उन पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश हुई, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जब एक्सप्रेस ने पूछा तो बोले, मैं सही समय पर बात करूंगा, अभी नहीं। जो परीक्षा नियामक बॉडीज हैं उनके जो अधिकारी हैं उन पर दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जिन पर खुद पेपर लीक के आरोप हैं और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करने के आरोप हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों पर क्रिमिनल केसेज हैं, तो वो तो चलते रहते हैं, उनमें कई सारे लोग अरेस्ट भी हैं। लेकिन कोई परीक्षा नियामक बॉडी का जो हेड है वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीक की और उसके बाद रिजाइन कर दे या सरकार उस पर कार्रवाई करे, ये बहुत कम होता है। और मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 99 में एक रेल ट्रेजेडी हुई थी। गैसल एक जगह है वेस्ट बंगाल और के बॉर्डर पर। वहाँ जो है नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया था, उस समय रेल मंत्री थे, तो उन्होंने उस समय बड़ी चर्चा में थी ये बात कि उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से कहा था कि मैंने तो अपनी जिम्मेदारी ले ली, मैं मंत्री हूँ, लेकिन आप में से भी किसी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मतलब उनका इशारा था कि रेलवे बोर्ड का कोई मेंबर, कोई रेलवे का बड़ा अधिकारी वो भी जिम्मेदारी लेता। तो इस चीज का बड़ा अभाव है। जो ये परीक्षा नियामक बॉडीज के हेड हैं, खास करके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको वो कभी उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं। तो ये है हमारे सिस्टम की असली तस्वीर, जहां लीक करने वाले तो रोज खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां और बाकी करता धरता जनता के टैक्स पर मानो सिर्फ सैलरी ले रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट साफ बताती है कि इस देश में पेपर लीक फायदे का बिजनेस मॉडल बन गया। 23 साल का रिकॉर्ड किसी भी सरकार और सिस्टम के लिए शर्मिंदगी का दस्तावेज होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल देखकर ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि जवाबदेही और एथिक्स अब भी दूर की कौड़ी है। यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम, ये वीडियो समाप्त होता है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये इंडियन एक्सप्रेस है, सत्य की, साहस की पत्रकारिता आपको बताते रहेंगे, ताकि आप और हम मिलकर नागरिक और पत्रकार के तौर पर जिनकी अकाउंटेबिलिटी है उनसे सवाल पूछते रहें। शुक्रिया।